दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस श्रृंखला में आज का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम खिलजी राजवंश के प्रश्नों को पढ़ेंगे और इससे डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और समझेंगे बहुत कुछ खिलजी वंश के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। तो यह जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये जो कथन है ये कहा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष में जो उपयुक्त समझता हूँ वह करता हूँ और उसे करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय देना जो है मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया था। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई भी याचना नहीं की थी। तो यह इसके विषय में है अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो कि नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण सुल्तान था और उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि भी धारण की थी और उसने अपने सिक्के भी अंकित करवाए थे। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो है अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया क्योंकि जो उलेमा थे वो उसका विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की? तो अभी हमने डिस्कस किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो यह था जफर खां, जो कि प्रसिद्ध सेनापति था और यह मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। यह अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था और इसके शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित भी हुए थे। तो जफर खां है जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी आप जानते हैं जौहर किया था इन्होंने। तो इनके बारे में देखते हैं। तो रानी पद्मिनी की कहानी का आधार जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था और उसने अपना जो काव्य लिखा था पद्मिनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी ने उनके बारे में लिखा था। तो इनके जो पति थे उनका नाम था राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। तो इनकी जो सुंदर पत्नी थी तो और विदुषी महिला थी, अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने अनेक संकेतों में अलाउद्दीन खिलजी की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सीबा से की थी। संभवतः इसी का आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की जो कहानी है वह बनी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था?
तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उसका शासक था रामचंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही है। 1296 ईस्वी में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और उसी वर्ष जो है एलिचपुर की आय भेजने का वादा इसने किया, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने कर को जब दिल्ली में नहीं भेजा रामचंद्र देव ने, तो इल्तुतमिश ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर फिर से आक्रमण किया और राजा रामचंद्र देव युद्ध में हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई। तो खालिसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही विकसित हुई थी। तो ये क्या थी खालिसा भूमि? तो अलाउद्दीन की जो राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात और पेंशन कहता था। तो उसने उन लोगों से वह धरती छीन ली थी तथा वक्फ यानी कि जो धर्मार्थ प्राप्त हुई थी तो वो सब उसने उनसे छीन ली थी। तो इसी भूमि को कहते थे खालिसा भूमि। तो ये जो है इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सबसे अधिक जो है विकसित हुई थी। अगला है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दिया था? तो वह कौन सा सुल्तान था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी ही था। बात करें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने भू राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन की इसमें जो है विशेष रुचि रखी थी। उसने क्या किया, उपज का आधा भाग जो है वसूलना शुरू कर दिया था टैक्स के रूप में। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रतिविश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व लिया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दुआब में उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विरोध के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश भी वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है ये है कि इसने लगान व्यवस्था को पूरी तरह से सल्तनत में लागू किया और उसने गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है यह राइट है, सेकंड और थर्ड। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो इसने लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी, लेकिन भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुत, मुकद्दर एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था और उसने सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी पर भी लिए गए। उनके कारण खुद यानी कि जमींदार और बलाहार यानी कि साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया था। अर्थात इसने जो है जमींदारों की क्या कर दी थी, यहाँ पर पूरे के पूरे जो अधिकार है वे छीन लिए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मालिक कबूल को सहना या बाजार का अधिकार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने
पहली बार बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। वह सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसने सैनिक सुविधापूर्वक वहाँ पर रह रहे थे, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए और उनकी दर में कमी कर दी। अगला है बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी, तभी हमने डिस्कस किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और कर नियंत्रण जो प्रथा है वह लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या प्रयास किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो प्रयास किए उनमें काफ़ी सफलता प्राप्त की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकने और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए किया था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मालिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायता और विस्तृत अधिकार दिए। उसने नियमों को कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी जो है वह बंद हो गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी वह आरंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रह कर यानी कि होम घरों पर भी टैक्स लगा दिया था। घरी उसने एक टैक्स लगाया था, जो इसने इसके 2 कर थे नए कर, जिसमें कि घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था और चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो ये भी इसने नए टैक्स बनाए, घरी कर और चराई कर। अगला है 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की सीमा क्या थी। कौन सी जो नदी थी वह मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के सीमा बनाती थी। तो वह नदी थी रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच में सीमा जो है वह रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल पर आक्रमण हुआ, जो मंगोलों का आक्रमण हुआ और जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोलों और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित कौन सही नहीं है। यहाँ पर रियासत है और शासक है। तो ऑप्शन है देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांड्या। यहाँ पर जो बी है वारंगल रामचंद्र देव ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के नियम सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो पहला जो सुल्तान बना वह बना गाजी मलिक। तो जो इसके जो सेनापति थे, सेनाध्यक्ष थे, तो गयासुद्दीन तुगलक या इसको गाजी मलिक ये भी क्या था, और इसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो तुगलक वंश का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक या इसको गाजी मलिक भी कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसने काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विभिन्न अभियानों में, और इसे दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध जो है अवसरों पर इसने क्या किया था, मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा था। तो इस तरह से यह मालिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान यह बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था।
इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और इस तरह से तुगलक वंश की स्थापना हुई। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो अभी हमने बात की, यह तुगलक वंश का संस्थापक था। और अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो यह दिया गया गयासुद्दीन तुगलक को। तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकदम तथा खुतों को उनके पुराने अधिकार वापस लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3